नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हम पढ़ते हैं वो लंबे समय तक कैसे याद रखें, उसकी चर्चा करेंगे। मैं मेरे व्यक्तिगत विचार आपको बता रहा हूं कि जो हम अध्ययन करते हैं वो लंबे समय तक कैसे याद रहे। देखो, ये समस्या सबसे अधिक इतिहास में मिलती है कि जो इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सुबह अध्ययन करने के बाद शाम को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो जो हमने दिन में अध्ययन किया था वो शाम तक याद नहीं रहता है। कई कारण हैं, जो मेरे व्यक्तिगत कारण हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक विशेष याद रखना है आपको कि जो भी आप अध्ययन करते हो कालक्रम के अनुसार एक रूपरेखा बनानी है और उसके बाद उसका अध्ययन करना है। कुछ बच्चों का कहना है कि जो सुबह हम इतिहास का जो भी शासक वंश संबंधी हैं उनका सुबह अध्ययन करते हैं और शाम को वो गायब हो जाता है, लंबे समय तक याद नहीं रहता है। देखो, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमें जो भी इतिहास संबंधी अध्ययन करें उसका कालक्रम के अनुसार या वंश परंपरा के अनुसार अध्ययन नहीं करते। दूसरा कारण है कि जो गाइडों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं उसमें संपूर्ण रूपरेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। यदि आपको लंबे समय तक याद रखना है तो आपको मानक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मानक पुस्तकों में उसका जो घटनाक्रम है वो व्यवस्थित ढंग से मिलता है। इनके अलावा कोई भी टॉपिक है उसे आप रटने के बजाय समझने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि जो रटा हुआ है वो शाम तक भूल जाएंगे, एग्जाम में भी भूल सकते हैं, लेकिन जो समझकर यदि हम अध्ययन करते हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मानक पुस्तक पढ़नी है। दूसरी बात, ऐसे YouTube चैनल से बचना है जो आपको सही कालक्रम के अनुसार नहीं पढ़ा रहे। जैसे मानो आपको उदाहरण बताऊं कि अजमेर के चौहान वंश की बात करें या अन्य कोई भी वंश ले लो, तो उस वंश में कुछ यूट्यूब या कुछ जो गाइड हैं वो जैसे मान लो अजय राज चौहान बता दिया, अजय राज चौहान के बाद में उन्होंने बता दिया विग्रहराज चतुर्थ और फिर बता दिया पृथ्वीराज तृतीय। इनके मध्य जो शासक थे जैसे आनाजी मान लो, जगदेव मान लो, सोमेश्वर चौहान मान लो, ये जो इनके मध्य के जो शासक थे उनका जो घटनाक्रम है वो आपको नहीं बताते। कारण क्या है, यूट्यूब पर जो यदि एक एक टॉपिक डाल रहे हैं तो उनका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वो उनको अधिक अच्छा आता है। यदि आपको अध्ययन करना है तो मानक पुस्तक या जो कालक्रम के अनुसार जो यूट्यूब पर घटनाक्रम डालते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमें लंबे समय तक याद रहे। दूसरा, यदि आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ते हो और यदि सेल्फ स्टडी करते हो तो वो भी सबसे अच्छी है, लेकिन उसे समझकर पढ़ो, उसके एक रूपरेखा बनाओ और उस रूपरेखा के आधार पर यदि आप उसका अध्ययन करते हो तो 100% आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे भूगोल का हो, चाहे राज्य व्यवस्था का हो, चाहे इतिहास का हो या अन्य किसी भी विषय का हो, यदि उसे लंबे समय तक याद रखना है तो उसका संपूर्ण घटनाक्रम है वो क्रम के अनुसार होना चाहिए, वो लंबे समय तक याद रहेगा। इनके अलावा यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसे सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, कोई भी वंश ले लो, जैसे आज हम हमीरदेव चौहान की बात करें कि हमीरदेव चौहान का जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो हमें कैसे याद रहे लंबे समय तक। देखो, जैसे मान लो हमीरदेव चौहान की बात करें और हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। कहां का शासक था? रणथंभौर का। कुछ तथ्य तो आपको बार बार अध्ययन करके याद करने होंगे, उन्हें रटना होगा, लेकिन
कौन से तथ्य रटने होंगे, जैसे मान लो सन है वो आपको याद करनी है। इनके अलावा किस क्षेत्र का शासक है वो भी आपको याद करना है। उनके अलावा उसका जो रूपरेखा बनाकर यदि आप अध्ययन करते हो तो वो लंबे समय तक कैसे याद रहता है। देखो हमीरदेव चौहान की बात करें, इसका कार्यकाल 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक इसका जो कार्यकाल था वो रहा था। अब देखो यानी हमीरदेव शासक कब बनता है? शासक बनता है 1282 ईस्वी में। कब बनता है? 1282 में। तो देखो शासक कब यानी 1282 से 1301 तक आपको याद रखना है। शासक कब बनता है? 1282। और 1282 में शासक बनते ही इन्होंने सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया था। देखो शासक बन गया 1282। अब देखो इसके बाद इन्होंने देखो भीमरस के शासक राजा अर्जुन को सबसे पहले पराजित किया। सबसे पहले किसे पराजित किया? देखो 1282 में शासक बना। शासक बनने के बाद भीमरस के जो शासक थे राजा अर्जुन, इसको पराजित करके जो मांडलगढ़ क्षेत्र था वहां से कर वसूल किया। यानी इसको पराजित किया, उसके बाद जो मांडलगढ़ क्षेत्र था वहां से कर व्यवस्था वसूल की। तो देखो भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया और पराजित करने के बाद इन्होंने देखो मांडलगढ़ क्षेत्र से कर वसूल किया। मांडलगढ़ से कर वसूल किया। तो देखो शासक बना 1282 में, याद रखना है। शासक बनने के बाद जैसे देखो याद करने के लिए कुछ समय तक स्वयं हमीरदेव चौहान बन जाओ और याद करो कि हम हमीरदेव चौहान हैं और हमने सबसे पहले क्या किया। तो सबसे पहले उन्होंने किया भीमरस के जो शासक थे राजा अर्जुन, उसको पराजित किया। फिर मांडलगढ़ से इन्होंने कर प्रणाली या कर वसूल किया। किस क्षेत्र से किया? मांडलगढ़ से। उसके बाद जो दक्षिण में, इसके बाद दक्षिण क्षेत्र में, किसके बाद? भीमरस के बाद दक्षिण क्षेत्र में परमार भोज को पराजित किया। देखो सबसे पहले यहां पर आक्रमण किया, कर व्यवस्था। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में, उसके बाद दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में परमार भोज को पराजित किया। दक्षिण क्षेत्र में किन्हें पराजित किया? परमार भोज को पराजित किया। अब देखो परमार भोज को पराजित करने के बाद इन्होंने सबसे पहले देखो शासक बनने के बाद मांडलगढ़, याद रखना है, मांडलगढ़ के बाद दक्षिण क्षेत्र में किसे पराजित किया? परमार भोज को पराजित किया। तो परमार भोज को पराजित करने के बाद इन्होंने सब देखो मांडलगढ़, फिर परमार भोज को पराजित, फिर देखो इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद इन्होंने आबू क्षेत्र पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के बाद देखो चित्तौड़गढ़ के बाद इन्होंने कहां पर आक्रमण किया? आबू क्षेत्र पर। आबू क्षेत्र के बाद देखो सबसे पहले इन्होंने मांडलगढ़ पर करो यानी भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित, मांडलगढ़ पर कर व्यवस्था लागू की। दक्षिण में जो परमार भोज था इसको पराजित किया और उसको पराजित करने के बाद इन्होंने कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ के बाद आबू क्षेत्र पर आक्रमण किया। आबू के बाद वर्धनपुरा। आबू के बाद इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था? वर्धनपुरा पर आक्रमण किया, जो कहां पर था? काठियावाड़। देखो यहां इसके बाद इन्होंने वर्धनपुरा
पर आक्रमण किया जो काठियावाड़ क्षेत्र में था। देखो, आबू के बाद इन्होंने काठियावाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसके बाद देखो इन्होंने पुष्कर पर आक्रमण किया और पुष्कर के बाद इन्होंने चंपा क्षेत्र पर आक्रमण किया और चंपा क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद ये कहां पर आ गए? रणथंभौर क्षेत्र आ गए। कहां पर आ गए? रणथंभौर क्षेत्र पर आ गए। अब देखो इसे दोबारा समझो कि हमीरदेव चौहान शासक बना था 1282 में। शासक बनने के बाद इन्होंने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर व्यवस्था लागू की। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में परमार भोज को पराजित किया। उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के बाद इन्होंने आबू पर आक्रमण किया। आबू के बाद वर्धनपुर जो काठियावाड़ क्षेत्र वहां पर आक्रमण किया। फिर पुष्कर पर आक्रमण किया और फिर चंपा पर आक्रमण करके कहां पर आ गए? वापस रणथंभौर आ गए। ये इनके विजय अभियान थे। यदि आप इसे कालक्रम से याद करते हो तो आपको संपूर्ण घटना याद हो जाएगी कि पहले कहां पर, फिर उसके बाद में कहां पर, फिर उसके बाद में कहां पर आक्रमण किया। अब देखो यहां से शासक बना था 1282 में। आक्रमण करता करता ये पुनः कहां पर आ गया? रणथंभौर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्होंने ये कहा जाता है कि 17 युद्ध किए थे, उनमें 16 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी। ये याद रखना है। कितने युद्ध किए थे? 17 युद्ध किए थे इन्होंने और 17 में से जो 16 युद्ध थे उनमें विजय प्राप्त किया था। तो देखो यहां से आक्रमण करने के बाद ये रणथंभौर आ जाता है। जब रणथंभौर पहुंचता है तो ये एक यज्ञ का आयोजन करवाता है, राजसू यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ के समान ही था। तो यहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो देखो यदि ऐसे घटनाक्रम के अनुसार यदि आप एक रूपरेखा बनाते हो तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। ज्यादा देखो बहुत इजी है याद करने का तरीका कि शासक बनते ही उन्होंने कहां पर आक्रमण किया? भीमरस के राजा अर्जुन को मांडलगढ़ से कर व्यवस्था लागू की। फिर उसके बाद दक्षिण में जो परमार भोज था उसको पराजित किया। फिर चित्तौड़गढ़ पे, फिर आबू पर, फिर वर्धनपुर, उसके बाद पुष्कर और चंपा पर आक्रमण करते हुए रणथंभौर क्षेत्र में पहुंच गया था। कौन पहुंच गया था? हमीरदेव चौहान। और इस क्षेत्र में उन्होंने यानी संपूर्ण जो आक्रमण किए थे, 17 युद्ध हुए थे, उनमें से 16 युद्ध में हमीर विजय हुआ था। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम इस तरह से यदि याद रखोगे तो आपको 100% याद रहेगा। और यहां पर पूछने के बाद उन्होंने एक यज्ञ आयोजित करवाया था, कोटीय यज्ञ। कौन सा यज्ञ आयोजित करवाया था? देखो यहां तक रूपरेखा समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो हमीर जैसे ही रणथंभौर क्षेत्र में पहुंचता है, यानी संपूर्ण युद्ध करता हुआ कहां पर पहुंच रहा है? रणथंभौर क्षेत्र आ गया। और रणथंभौर क्षेत्र में आकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के समान ही कोटीय यज्ञ का आयोजन करवाया था। रणथंभौर पहुंचने के बाद कहां पर पहुंच गया? रणथंभौर। और रणथंभौर आने के बाद एक यज्ञ आयोजित करवाया था, कोटीय यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ के समान था। और इसका जो राजपुरोहित था विश्वरूप था। राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। अब देखो यानी कहने का मतलब संपूर्ण क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण करके यानी कोटी ये करवाया था। और संपूर्ण क्षेत्र का मतलब संपूर्ण विश्व समझना। संपूर्ण क्षेत्र का मतलब संपूर्ण विश्व। और विश्व रूप ने इस यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब यानी कि आक्रमण करता करता जैसे ही हमीरदेव चौहान रणथंभौर क्षेत्र पहुंचता है उस समय उस पर आक्रमण होता है। यानी आक्रमण करते करते कहां पर पहुंच गया? वो रणथंभौर क्षेत्र पर पहुंच गया। तो जब रणथंभौर क्षेत्र में उन्होंने कोटी यज्ञ
का आयोजन किया था, उस समय मौन व्रत धारण कर रखा था। उस समय देखो इन पर आक्रमण होता है, और आक्रमण कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो देखो ये रणथंभौर क्षेत्र है, और इनके शासन काल के समय दिल्ली का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये दिल्ली का शासक था। अब देखो यानी दिल्ली का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव। हमीर देव आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करके इन्होंने अधिकार कर लिया था। ये चारों तरफ अपना जो प्रभाव क्षेत्र था, इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था। अब जलालुद्दीन खिलजी इनके प्रभाव क्षेत्र को देखकर चिंतित हो गया, और जलालुद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करना चाहता था? हमीर देव पर। तो देखो जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस हमीर देव के यानी जो रणथंभौर है इसके पास में एक जाहिन क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? जाहिन क्षेत्र। और जाहिन क्षेत्र को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। किसकी कुंजी कहा जाता है? रणथंभौर। तो जलालुद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? जाहिन पर आक्रमण करता है। जो जलालुद्दीन खिलजी वो कहां पर आक्रमण करता है? जाहिन पर आक्रमण करता है। जाहिन के बाद वो यहां पर आक्रमण करता है। कहां पर? रणथंभौर पर। लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो देखो रणथंभौर के शासक हमीर देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हमीर पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि हमीर आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके अपनी जो विजय रखते हैं या जो अपना यश है वो चारों तरफ फैला रहा था। कौन? हमीर देव चौहान। तो जलालुद्दीन खिलजी पहले जाहिन पर आक्रमण करता है, जो इनकी रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने कहां पर आक्रमण किया? हमीर देव पर। लेकिन सफलता नहीं मिली। जून 1291 को इन्होंने इस क्षेत्र से अपनी सेना वापस कहां पर ले आया? दिल्ली क्षेत्र पर। यानी जून 1291 की बात है, इन्होंने अपनी सेना वापस दिल्ली ले आए। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था या दामाद अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा भी था और दामाद भी। दामाद इसलिए था क्योंकि मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें विवाह जो परिवार से संबंधी विवाह किया जा सकता है। तो देखो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा या दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में इसकी हत्या कर देता। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है? 1296 में इसकी हत्या करता है, और दिल्ली का शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी भी इस पर आक्रमण करना चाहता था। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करना चाहता था? हमीर पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देखो यहां पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? जाहिन पर आक्रमण किया। सबसे पहले किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? जाहिन पर आक्रमण किया। और यहां पर आक्रमण करने का उसे बहाना चाहिए था। किसे चाहिए था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो देखो जाहिन क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया, तो उनके जो सेनापति थे उल्लुक खां और नुसरत खां, दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, याद रखना है। देखो एक तो उल्लुक खां और नुसरत खां, दो सेनापति थे उल्लुक खां और नुसरत खां। अब देखो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त कर ली। कहां पर आक्रमण किया? जाहिन पर विजय प्राप्त कर ली।
जहां इनके बाद इन दोनों सेनापतियों ने यहां पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहां पर? रणथंभौर। जब यहां पर आक्रमण करने की योजना बनाई, देखो इनके सेनापति, देखो इनके जो 4 सेनापति याद रखने हैं आपको। एक तो रणमल व रत्तीपाल, देखो जो रणमल और रत्तीपाल था, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था। किनके साथ विश्वासघात किया था? हमीरदेव चौहान के साथ। और इनके अलावा जो भीम सिंह और धर्म सिंह था, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात नहीं किया था। भीम सिंह व धर्म सिंह, देखो ये 4 सेनापति आपको याद रखने हैं। हमीर के 4 सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल, भीम सिंह और धर्म सिंह। और इनके जो सेनापति थे उल्लू खां और नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करने के बाद यहां पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने सबसे पहले जहां पर आक्रमण किया और जहां पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखो जब जहां पर आक्रमण करके रणथंभौर की तरफ आ रहे थे, कौन? उल्लू खां और नुसरत खां, उस समय इसका पता किसको चल गया? हमीर को चल गया। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति रणथंभौर की तरफ आ रहे थे। किसकी तरफ आ रहे थे? रणथंभौर की तरफ। उस समय इनको पता चला, किसको? हमीर देव को। तो हमीर देव ने इन दोनों सेनापतियों को भेज दिया किनसे मुलाकात करने के लिए, युद्ध करने के लिए, इनसे युद्ध करने के लिए। और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में ये विजय हो जाते, भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों विजय हो जाते। विजय होने के बाद ये जब वापस लौट रहे थे रणथंभौर क्षेत्र में, तब इन्होंने पीछे से पुनः आक्रमण कर दिया। कि इन्होंने उल्लू खां और नुसरत खां ने। अब देखो ये दोनों ही आक्रमण करते। देखो उल्लू खां और नुसरत खां दोनों पहले सेना लेकर भीमरस पर आक्रमण किया, सॉरी जाइन पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया। उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण कर रहे थे। जब हमीर को यह पता चला तो उन्होंने भीम सिंह और धर्म सिंह को इनसे युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों ने विजय प्राप्त की और ये सेना वहां पर वापस जा रही थी दिल्ली की तरफ। लेकिन जैसे भीम सिंह और धर्म सिंह वापस रणथंभौर की तरफ लौटते हैं तो ये सेना पुनः आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद जो धर्म सिंह था वो तो यानी भीम सिंह धर्म सिंह को तो वापस भेज देती है रणथंभौर। और भीम सिंह सेना लेकर यहां पर आते हैं, कहां पर? इनसे युद्ध करने के लिए। किनसे युद्ध करने के लिए? उल्लू खां और नुसरत खां से। तो यहां पर युद्ध करते समय जो भीम सिंह था उसकी मृत्यु हो जाती है। और भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद ये जो सेना थी उल्लू खां और नुसरत खां की, ये वापस दिल्ली की तरफ चली जाती। कुछ समय बाद पुनः आक्रमण किया जाता है रणथंभौर क्षेत्र पर। उस समय रणथंभौर क्षेत्र का जो दुर्ग था वहां से बारूद गिरने के कारण, यानी बारूद का जो गोला था वो गिरने के कारण नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है और उल्लू खां बच जाता है। इसे ऐसे याद रखना है कि नुसरत खां तो वहां पर मर जाता है और उल्लू खां, उल्लू याद रखना है, उल्लू उड़कर चला जाता है तो उल्लू खां बच जाता है। तो देखो किसकी मृत्यु होती है? भीम सिंह की होती है जब इनके मध्य युद्ध होता है। फिर ये जैसे रणथंभौर पर अधिकार करते हैं तो उल्लू खां बच जाता है और नुसरत खां की हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखो इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी था उनको सफलता नहीं मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिलती है तो कहने का मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी छल कपट से यहां पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो यहां पर संधि के लिए पत्र भिजवाता है और संधि के वार्ता के लिए जो हमीर था वो रणमल व रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी रणमल व रत्तीपाल को लालच देता है और लालच देने के कारण, विश्वासघात के कारण रणथंभौर पर 1301 में जो हमीर था
उन्होंने वीर योद्धाओं के साथ केसरिया किया था, और जो महिला थी इनकी रानी थी रंगा देवी, उन्होंने जौहर किया था। और इनकी जो पुत्री थी पद्मला, जिसे देवल के नाम से जाना जाता है, इतिहासकारों का बताना है कि जो देवल थी वो पद्मला तालाब में छिपने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण से पद्मला के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम जल जौहर भी था। तो ऐसी यदि रूपरेखा बनाकर आप अध्ययन करते हो तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखो, यहां तक हमने अध्ययन कर लिया। अब युद्ध का कारण क्या था कि इन दोनों के मध्य युद्ध क्यों होता है? तो देखो, युद्ध का कारण था कि जो देखो इनके मध्य युद्ध क्यों होता है। देखो, युद्ध का कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम का नाम था चिमना बेगम। अलाउद्दीन की बेगम का क्या नाम था? चिमना बेगम था। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद शाह। देखो, मोहम्मद शाह इससे प्रेम करता था, किससे? चिमना बेगम से। और चिमना बेगम भी इससे प्रेम करती थी। जब इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को राज्य से निष्कासित कर देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद शाह के साथ साथ चिमना बेगम को भी राज्य से निष्कासित किया जाता है। तो मोहम्मद शाह और चिमना बेगम कहां शरण लेते हैं? हमीर से शरण लेते हैं। और हमीर यानी रणथंभौर का शासक था, तो हमीर देव से शरण लेते हैं। कौन लेता है? मोहम्मद शाह। और शरण लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी हमीर से ये संदेश भिजवाता है कि मोहम्मद शाह को राज्य से निष्कासित किया हुआ है, इसे शरण न दे। लेकिन हमीर अपनी हट के लिए जाना जाता है। हमीर हट के लिए जाना जाता है। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि हमीर हट रचना किसकी थी? चंद्रशेखर की थी। तो देखो, सेनापति मोहम्मद शाह ने शरण दी थी हमीर ने। इस कारण हमीर ने मोहम्मद शाह को राज्य से निष्कासित नहीं किया था, शरण दी थी। और यह कहा था कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी सहायता करूंगा। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था। तो यदि ऐसी रूपरेखा बनाकर आप यदि अध्ययन करते हो तो लंबे समय तक अध्ययन रहेगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इस टॉपिक को इस तरह पढ़ो जिससे लंबे समय तक याद रहेगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो या भूगोल का हो। यदि कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको याद रखने की में समस्या आ रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इस टॉपिक को इस तरह अध्ययन किया करो ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रह सके। तो कमेंट्स के द्वारा मुझे आपसे कोई भी यदि जो टॉपिक है, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस या इतिहास या राजस्थान संबंधी, तो उस टॉपिक का जो कमेंट्स है मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताना कि इस टॉपिक को हम कैसे याद रखें। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इस तरह यदि आप अध्ययन करते हो, रूपरेखा बनाते हो, चार्ट बनाते हो तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इनके अलावा आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करना है तथा जो लाइक का बटन है उसे लाइक करना है। और यदि कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा आपको उस समस्या को समझाने की कि इस तरह अध्ययन करने से आपको इस तरह रूपरेखा बनाकर जो अध्ययन करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इनके अलावा देखो, आपको परीक्षा की जो एग्जाम तिथि है उसको ध्यान रखकर अध्ययन करना चाहिए। जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि सफलता मिले। अब वर्तमान में तो आप केवल 7, 8, 9, 10 घंटा ही मेहनत करते हो। केवल इस मेहनत में कोई जोर भी नहीं आता है। लेकिन यदि सफलता नहीं मिलेगी तो आपको 12 घंटे धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी,
तो देख लो, या धूप में मजदूरी करना चाहते हो या ठंडी छांव में पढ़कर अब अध्ययन करना चाहते हो, आपके पास है। और जो आपकी समस्या है उसका जो निराकरण है वो जितना हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद।